बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कोर्स कंप्लीट किया था, 30th लेक्चर था। उसमें हमने जितने भी टॉपिक्स थे जो डाटा सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन के हवाले से थे उसको हमने कंप्लीट किया। आज 31st लेक्चर, उसमें हम फर्स्ट 15 लेक्चर्स को लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 15 तक रिवाइज करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे, उनको ब्रीफली डिस्कस करते हुए जाएंगे। लेक्चर 1 में हमने सबसे पहले कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था। तो कोर्स आउटलाइन में हमने सबसे पहले पार्ट 1 सिमेट्रिक साइफर्स के हवाले से चीज़ों को हमने बात की थी कि हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम देख सकते हैं कि हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया अपने कोर्स में। इसमें हमने देखा कि जो इंक्रिप्शन की जितने भी है सर्वे के हवाले से बात की कि जितनी भी क्लासिकल टेक्निक्स हैं उनको हमने देखा। फिर देन डेस को हम लेके चले, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। देन फिर एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड उसको लेके चले। फिर इसके बाद जितने भी इंक्रिप्शन के जो स्ट्रीम इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स हैं, RC4 वगैरह, उन टॉपिक्स को लेके चले। देन सूडो रैंडम नंबर जनरेशन के हवाले से हमने बात की। पार्ट 2 जो है वो एसिमेट्रिक साइफर्स के ऊपर था। एसिमेट्रिक साइफर्स बेसिकली उसके अंदर हमने RSA जो कि रिवेस्ट शैमर एडलमैन का एक एल्गोरिदम था, उसको हमने डिटेल के साथ देखा। पार्ट 3 जो था वो क्रिप्टोग्राफिक डाटा इंटीग्रिटी एल्गोरिदम। उसमें हमने जो है इसमें हमने सर्वे ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन से लेके चले एंड देन हम उसको क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, मेथड, ऑथेंटिकेशन, कोड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर, इन टॉपिक्स को कवर किया। फोर्थ जो पार्ट 4 था वो म्यूचुअल ट्रस्ट के हवाले से था। की मैनेजमेंट हमने उस चीज़ को देखा, की डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक्स को हमने देखा एंड देन पे यूज़र ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स के ऊपर आ गए। पार्ट 5 जो था वो नेटवर्क सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड था। हमने इसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को एग्जामिन किया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखा एंड इसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए उसमें ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी है, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी एंड IP सिक्योरिटी के हवाले से हमने टॉपिक्स को देखा। पार्ट 6 जो था वो सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड था, जिसमें सिक्योरिटी फैसिलिटीज डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। हम सिक्योरिटी थ्रेट से सिस्टम को कैसे सेव कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंट्रूडर्स, वायरसेस, वॉर्म्स। तो इसमें हमने फायरवॉल टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया। पार्ट 7 जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जिसमें लीगल और एथिकल इश्यूज को हमने डिस्कस किया था, डील्स विद द लीगल एंड एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इस तरीके से हमने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट में डिस्कस की थी, हमने उनके जो मेजर टॉपिक्स थे उनको सारों को हमने कवर किया। कंप्यूटर सिक्योरिटी स्टार्ट में हमने फर्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या चीज़ है और उसको कैसे हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू अटेन द एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। तो बेसिकली सिक्योरिटी हमें 3 चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इंफॉर्मेशन और डाटा एंड टेलीकम्युनिकेशन। की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में हमने जो है वो CIA ट्रेड को देखा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो CIA ट्रेड बेसिकली क्या है? These 3 concepts form what is often referred to as CIA trade figure above. The 3 concepts embody the fundamental security objective for both data and for information and computing services. FIPS PUB 199
provide a useful characterization of these three objectives in terms of requirement and the definition of a loss of security in each category. Confidentiality covers both data confidentiality and privacy. तो वो दोनों चीज़ों को लेके चलता है, डाटा की confidentiality और privacy. तो preserving authorized restriction on information access and disclosure, including mean for protecting personal privacy and proprietary information. A loss of confidentiality is the unauthorized disclosure of information. थर्ड पॉइंट जो है वो इंटेग्रिटी का है, कवर्स बोथ डाटा एंड सिस्टम इंटेग्रिटी. तो गार्डिंग अगेंस्ट इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन. तो इंटेग्रिटी बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी डिस्ट्रक्शन से स्टॉप करना, रोकना, गार्डिंग करना, ये बेसिकली उससे रिलेटेड है. एंड इंक्लूड्स इंश्योरिंग इंफॉर्मेशन नॉन रिप्रोडक्शन एंड ऑथेंटिसिटी. A loss of integrity is the unauthorized modification. तो integrity कैसे लॉस हो सकती है? जब हम उसको unauthorized modify करेंगे or destruction of information. Availability क्या है? Ensuring timely and reliable access to and use of information. A loss of availability is the disruption of access to or use of information or an information system. तो अवेलेबिलिटी क्या है कि इंश्योर करता है टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस कि किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी जो है ऑल द टाइम इंश्योर करना बेसिकली. एंड लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी कब हो सकती है? डिसरप्शन ऑफ एक्सेस टू और यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो उसमें डिसरप्शन कोई कर दे और उसकी अवेलेबिलिटी को डिसेबल कर दे. So although the use of CIA trade to define security objectives is well established, some in the security field feel that additional concepts are needed to present a complete picture. अब यह कि जैसे हमने बात की कि उसमें availability, integrity, confidentiality ये important aspects हैं, but still इसके अलावा जो है वो community ये समझती है कि कुछ और जो है वो एस्पेक्ट भी हैं जिनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना ज़रूरी है. उसमें एक है ऑथेंटिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जेन्युइन एंड बीइंग एबल टू बी वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड. कॉन्फिडेंस इन वैलिडिटी ऑफ ट्रांसमिशन ए मैसेज और मैसेज ओरिजिनेटर. अकाउंटेबिलिटी एक और एस्पेक्ट है जिसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इंपॉर्टेंट है. द सिक्योरिटी गोल दैट generates the requirement for action of an entity to be traced uniquely to that entity. Computer security challenges, हमने इसके हवाले से बात की थी कि जहाँ पे सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, हम सिस्टम को सिक्योर करना चाहते हैं, बट वहाँ बहुत से चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए. उसमें यह है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि इतना सिंपल नहीं है उसको किसी भी सिस्टम को सिक्योर करना. मस्ट कंसीडर पोटेंशियल अटैक्स को, हमें सारे अटैक्स को कंसीडर करना है जो कि जो एग्जिस्टिंग अटैक्स हैं उनको भी और जो फ्यूचर में अटैक्स पोटेंशियल अटैक हो सकते हैं उनको कंसीडर करते हुए हमें सिक्योरिटी अचीव करनी है. प्रोसीजर्स यूज्ड काउंटर इंट्यूटिव involving algorithm and secret info must decide where to deploy mechanism. तो ये डिसाइड करना कि कहाँ पे कौन से mechanisms को अप्लाई करना है. A battle of wits between attacker and admin. Admin सिस्टम को सिक्योर करता जा रहा है बट ये है कि जो इंट्रूडर है या अटैकर है वो उसके ऊपर अटैक करके उसको डिस्टर्ब करना चाह रहा है. तो बेसिकली दिस इज अ बैटल ऑफ विट, दोनों के दरमियान एक जो है बैटल है. Not perceived on benefit until fails, require regular monitoring. अब यह है कि सिक्योरिटी अगर उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो 100% सिक्योर सिस्टम को नहीं बनाया जा सकता. तो उसमें बहुत से सिक्योरिटी थ्रेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो इसमें यह है कि फिर रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, हम सिस्टम को ऑल द टाइम मॉनिटर करते रहें. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड टू ऑफन एन आफ्टर थाट
and regarded as impediment to the using system. Aspect of security के हवाले से बात करें तो consider 3 aspect of information security. एक जो है वो सिक्योरिटी अटैक के हवाले से बात करता है, दूसरा सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बात करते हैं, एंड थर्ड जो है वो सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से बात करता है. तो इसमें थ्रेट और अटैक दो टर्म जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं. तो थ्रेट बेसिकली क्या है, ए पोटेंशियल और वायोलेशन ऑफ सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी की वायोलेशन बेसिकली उसको थ्रेट के कॉन्टेक्स्ट में लेके जा सकते हैं. एंड अटैक क्या है, एन असल्ट ऑन सिस्टम सिक्योरिटी, ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू एवेट सिक्योरिटी सर्विसेज. तो सिक्योरिटी सर्विसेज को जो हमने उसके ऊपर अप्लाई किए हैं उसके ऊपर वो अटैक करके उनको सिक्योरिटी सर्विसेज को ख़त्म करके सिस्टम में डेलिब्रेट अटेम्प्ट करता है और सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है. तो वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी जो है एक पोटेंशियल, उसको हम थ्रेट कहेंगे, एंड अटैक जो है वो सिस्टम पे एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है जिसको हम अटैक कहेंगे. फिर उसके बाद हमने पैसिव अटैक की बात की थी कि पैसिव अटैक क्या है, कि लेट्स से बॉब है और एलिस है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो इंटरनेट या कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटी के थ्रू. तो डार्थ एक जो थर्ड पर्सन है वो इसके कंटेंट्स को रीड करता है जो बॉब ने एलिस को सेंड किए. तो इसमें यह है कि ये इसको जस्ट रीड आउट करता है और फर्दर जो है इससे जो है वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना चाहे तो कर सकता है. तो पैसिव अटैक बेसिकली क्या है कि जस्ट रीड करता है दो पर्सन की कम्युनिकेशन को. एक्टिव अटैक में ये है कि हमारे पास बॉब एंड एलिस जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट. तो इसमें यह है कि डार्थ जो है वो कैप्चर मैसेज फ्रॉम बॉब टू एलिस एंड बाद में फिर क्या करता है, लेटर रीप्ले मैसेज टू एलिस. तो अब यह है कि वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके दोबारा वो एलिस को सेंड कर सकता है. तो एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स जो हैं वो हो सकते हैं. तो पैसिव अटैक में जो है जस्ट इंफॉर्मेशन स्निफिंग हो रही होती है, रीडिंग हो रही होती है, जबकि एक्टिव अटैक में ये मैसेज को गेट करता है एंड देन फिर उसमें मॉडिफाई करके उसको दूसरे पर्सन के पास मॉडिफाइड मैसेज भेजता है जो कि मिसकम्युनिकेशन होगी एंड उससे जो है वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होंगे एंड इसमें जो है डिस्ट्रप्शन होगी. सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हमने देन स्टडी किया था कि हम किस तरह इंक्रिप्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं इंक्रिप्शन के थ्रू. उसमें सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हमने स्टडी किया था. कन्वेंशनल प्राइवेट की, सिंगल की, इसमें सिंगल की को यूज़ किया जाता है या जिसे प्राइवेट की है, बेसिकली एक कन्वेंशनल मेथड है. सेंडर एंड रेसिपिएंट शेयर एक कॉमन की, तो वो एक कॉमन की दोनों के पास एक की होती है, दो तो वो उसको शेयर करते हैं, उसको सीक्रेट की भी कह सकते हैं. तो ऑल क्लासिकल इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स आर प्राइवेट कीज. तो सारे जितने भी क्लासिकल इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स जो हैं वो प्राइवेट की यूज़ करते हैं. was only type prior to invention of public keys in 1970s. तो 70s में जब पब्लिक की का कॉन्सेप्ट नहीं आया था उससे पहले टोटली प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट ही था एंड प्राइवेट की को ही यूज़ करते हुए इंक्रिप्शन की जाती रही एंड बाय फॉर मोस्ट वाइडली यूज. और वो जो है वो सिस्टम के अंदर वो जगह पे इंक्रिप्शन के अंदर जो सीक्रेट की का कॉन्सेप्ट है, सिंगल की, प्राइवेट की, वो यूज़ होता रहा. हमने फिर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं. हमने जो इंक्रिप्शन के हवाले से देखा उसमें प्लेन टेक्स्ट था, ओरिजिनल मैसेज जिसको हम कह सकते हैं. ये प्लेन टेक्स्ट है, हमने सेंड करना है. लेट्स से एलिस है, बॉब के साथ कम्युनिकेशन चल रही है, ये बॉब की एलिस के साथ चल रही है. तो उसमें हमारे पास जो इंक्रिप्शन है वो किस तरीके से होगी और उसमें जो मुख्तलिफ हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे वो क्या होंगी. तो प्लेन टेक्स्ट जो है वो ओरिजिनल मैसेज है. फॉर एग्जांपल जो बॉब है वो एलिस को सेंड करना चाह रहा है. साइफर टेक्स्ट क्या है, वो कोडेड मैसेज. जब हम उसको उसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम अप्लाई कर लेंगे तो वो कोडेड मैसेज जो है वो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा. साइफर क्या है, एल्गोरिथम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट. तो साइफर क्या है, बेसिकली एक एल्गोरिथम है जो
प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। की क्या है? इन्फो यूज्ड इन साइफर नोन ओनली टू दी सेंडर एंड रिसीवर। इन साइफर क्या है? इनक्रिप्ट करता है। इन साइफर जो इंक्रिप्शन करता है, इनक्रिप्ट उसे कहेंगे, कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। एंड डी साइफर क्या है? डिक्रिप्ट, रिकवरिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट। क्रिप्टोग्राफी basically it is the study of encryption principles or method। क्रिप्टा एनालिसिस या कोड ब्रेकिंग वो क्या चीज है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ डिसाइफरिंग साइफर टेक्स्ट विदाउट नोइंग की। तो कोड ब्रेकिंग या क्रिप्टा एनालिसिस बेसिकली अटैकिंग करना, ये हम की का पता नहीं है और हम इस तरीके से उसके अंदर अटैक करके वो की फाइंड करते हैं एंड देन सारे कोड को ब्रेक कर देते हैं। और क्रिप्टोलॉजी बेसिकली क्या है? इज ए फील्ड ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टा एनालिसिस। तो इस पूरे फील्ड को जो है हम क्रिप्टोग्राफी कहेंगे। क्रिप्टोलॉजी। अब हम बात करें कि सिमेट्रिक साइफर मॉडल, बेसिकली उसका क्या जो है वो मॉडल है, किस तरीके से उसमें जो है वो इंक्रिप्शन होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है एज ए इनपुट। अब इसको हमने थ्रू इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, एक सीक्रेट की है, उसके थ्रू हम इसको इनक्रिप्ट करेंगे एंड हमारा जो ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट है वो हम दूसरे जो रिसीवर एंड है वहाँ पे सेंड करेंगे। तो हमारे पास जो है एक्स टेक्स्ट है, ठीक है, हम इसको थ्रू की के जो है वो उसको हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं। एक्स टेक्स्ट है, की जो है वो उसके थ्रू इनक्रिप्ट कर रहे हैं एंड हमें साइफर टेक्स्ट वाई मिल रहा है। एंड वाई साइफर टेक्स्ट को जो है वो रिसीविंग एंड पे वहाँ पे की है, सीक्रेट की जो उसके साथ शेयर की है, ये की एंड ये सेम एक की है जो दोनों के दरमियान शेयर्ड की के तौर पे है। तो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम हम करते हैं जो इसके रिवर्स काम करता है एंड हम उसमें वाई के ऊपर डिक्रिप्शन की अप्लाई करके एक्स प्लेन टेक्स्ट गेट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली सिमेट्रिक साइफर का बेसिक मॉडल है। इंग्रेडिएंट ऑफ द सिमेट्रिक साइफर मॉडल क्या है? प्लेन टेक्स्ट उसमें होगा, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज जो सेंड किया जा रहा है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, परफॉर्म्स सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्लेन टेक्स्ट। सीक्रेट की है, कंट्रोल exact substitution transformation used in encryption algorithm। हमारी ये सीक्रेट की है। एंड साइफर टेक्स्ट क्या है? स्क्रैम्बल्ड मैसेज, उसको हम साइफर टेक्स्ट कहेंगे। एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इनवर्स ऑफ इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। क्रिप्टा एनालिसिस बेसिकली क्या है? द ऑब्जेक्टिव टू रिकवर की, नॉट जस्ट मैसेज। तो क्रिप्टा एनालिसिस हम ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो जब उसके ऊपर इंक्रिप्टेड या उसके ऊपर जो कोड अप्लाई करते हैं, इंक्रिप्ट करते हैं, तो साइफर अप्लाई करने के बाद हमारा जो मैसेज है वो नॉर्मली रीडेबल नहीं होगा। तो उसके लिए अगर की है तो जो रिसीवर एंड है, सीक्रेट की जो शेयर्ड है वो से उसको ओपन करके रीड कर सकता है। लेकिन क्रिप्टा एनालिसिस या उसके ऊपर अटैक क्या है कि उस की का अगर नहीं पता तो देन उसके ऊपर हम मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स करके उस की को गेट कर लेते हैं एंड देन पूरे साइफर जो पूरा टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है, उसको फिर हम प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में गेट कर सकते हैं। तो जनरल अप्रोचेस इसमें क्या है? क्रिप्टा एनालिटिक अटैक एंड ब्रूट फोर्स अटैक। हम ये दो किस्म की अप्रोचेस इसके अंदर यूज करते हैं। इफ आइदर सक्सीड ऑल की यूज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अगर सक्सेस हो जाता है तो की मिल जाती है एंड देन हम डाटा को या प्लेन टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं। साइफर क्रिप्टा एनालिटिक अटैक के हवाले से हम बात करते हैं कि किस किस तरह के हम अटैक उसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसमें साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक हो सकता है। ओनली नोन एल्गोरिदम एंड साइफर टेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल नोन एंड कैन आइडेंटिफाई प्लेन टेक्स्ट। नॉन प्लेन टेक्स्ट एक अटैक है कि नो सस्पेक्ट प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। चूजन प्लेन टेक्स्ट है कि सेलेक्ट प्लेन टेक्स्ट एंड ऑब्टेन साइफर टेक्स्ट। चूजन साइफर टेक्स्ट है, सेलेक्ट साइफर टेक्स्ट एंड ऑब्टेन प्लेन टेक्स्ट।
एंड चूजन टेक्स्ट है सेलेक्ट प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट एंड डीक्रिप्ट। तो इस तरीके से क्रिप्टो एनालिटिक अटैक्स इन तरीकों से किए जा सकते हैं। ब्रूट फोर्स सर्च बेसिकली क्या है? ब्रूट फोर्स अटैक इन्वॉल्व ट्राइंग एवरी पॉसिबल की अंटिल एन intelligible translation of the cipher text into plain text is obtained. On average, half of all possible keys must be tried to achieve success. तो हम जितनी भी उसकी कीज हैं उससे अटेम्प्ट करते हैं और उसको सर्च करते हैं। तो डिफरेंट टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए ब्रूट फोर्स अटैक फॉर वेरियस कॉमन की साइज। तो जितनी की साइज है उस लिहाज से डिफरेंट टाइम लगता है जो हम उसके ऊपर अटैक करके फाइंड कर सकते हैं। तो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड उसमें 56 उसका साइज है की साइज। एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड उसका 128 है एंड ट्रिपल डैश का 168 है। ऑलवेज पॉसिबल टू सिंपली ट्राई एवरी की ब्रूट फोर्स के अंदर। तो उसमें हमारे पास ये है कि मोस्ट बेसिक अटैक प्रोपोर्शनल टू की साइज से हमने बात की कि उसे रिलेटेड है। अज्यूम आइदर नो रिकग्नाइज प्लेन टेक्स्ट। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो की साइज है 32 है, 56 है, 128 है, 168 है। उस लिहाज से फिर उसकी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कीज कितनी होंगी एंड देन उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा। 1 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड या 10⁻⁶ डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड। उस लिहाज से ये डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो आप देख सकते हैं इस टेबल में। अब हम बात करेंगे क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन साइफर। हमारे पास इंक्रिप्शन की डिफरेंट क्लासिकल टेक्निक्स हैं, उनको हम देखते हैं। उनमें सबसे जो पहले है वो क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से है कि वेयर लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट आर रीप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स आर बाय नंबर और सिंबल। तो उसमें यह है कि जितने भी लेटर्स हैं उनको हम किसी सिंबल या किसी नंबर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और इफ प्लेन टेक्स्ट इज व्यूड एज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स देन सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व रिप्लेसिंग प्लेन टेक्स्ट बिट पैटर्न विद साइफर बिट पैटर्न्स। तो एक तो यह सब्स्टिट्यूशन साइफर जिसमें सीजर साइफर एक आता है कि जी सब्स्टिट्यूशन साइफर फॉर्म द फर्स्ट ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। तो सीजर साइफर एक टाइप है जो जिसमें सब्स्टिट्यूशन की जाती है। तो कोर आइडिया इज टू रिप्लेस वन बेसिक यूनिट लेटर बाइट विद एन अदर। तो उसमें यह है कि एक जो बेसिक यूनिट है फॉर एग्जांपल लेटर है या बाइट है उसको दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। Whilst the early Greek described several substitution cipher. तो क्लासिकल साइफर टेक्निक्स बहुत सारी हैं जिसमें हमने जो कंसीडर की थी उसमें मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है। देन हमने उनका क्रिप्टो एनालिटिक यूजिंग लेटर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हमने देखा था कि इस तरीके से उसको क्रिप्टो एनालिटिक्स किया जा सकता है। प्ले फेयर साइफर हमने देखा था, उसका क्रिप्टो एनालिसिस करके देखा है। देन पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स को देखा और वेजिनियर साइफर को देखा। मोनो अल्फाबेटिक साइफर बेसिकली क्या है कि रादर देन जस्ट शिफ्टिंग द अल्फाबेट्स कुड शफल जंबल द लेटर आर्बिट्रेरी। तो जैसे पहले सब्स्टिट्यूशन उसमें हम शिफ्ट करते थे, यहाँ पे हम उनको जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनको जस्ट जंबल अप कर देते हैं। ईच प्लेन टेक्स्ट लेटर मैप टू ए डिफरेंट रैंडम साइफर लेटर। हिंस की इज 26 लेटर लॉन्ग। तो इसमें यह कि हमारी जो की है वो इसमें 26 लेटर लॉन्ग होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये प्लेन टेक्स्ट है तो हम इसकी जो इसका साइफर है ये बनेगा। तो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास अगर ये है तो इसका साइफर इस तरीके से बनेगा। मीन्स के हमारे पास ये 26 लेटर लॉन्ग की है जिसको हम यूज़ करते हुए प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं। प्ले फेयर साइफर है। प्ले साइफर में हमने पढ़ा था कि नॉट इवन विद द लार्ज नंबर ऑफ कीज इन ए मोनो अल्फाबेटिक साइफर प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो वन अप्रोच इज टू इम्प्रूविंग सिक्योरिटी वाज टू इनक्रिप्ट मल्टीपल लेटर। तो हम इसमें है कि मल्टीपल लेटर्स को कि एक इतनी बड़ी की जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं मोनो अल्फाबेटिक में उससे ज़्यादा बेहतर अप्रोच है कि हम कोई मल्टीपल लेटर्स की यूज़ करें। तो प्ले साइफर जो है उसकी एग्जांपल है कि हम
मल्टीपल लेटर्स की यूज करते हैं। तो इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1854 में, बट नेम्ड आफ्टर हिज फ्रेंड बारोन प्लेफेयर। मोनो अल्फाबेटिक के बाद फिर पॉली अल्फाबेटिक साइफर्स को हमने देखा था कि पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर्स क्या होते हैं कि इम्प्रूव सिक्योरिटी यूजिंग मल्टीपल साइफर अल्फाबेट्स, make crypta analysis harder with more alphabets to guess and flatter frequency distribution। तो इसमें यह है कि जब पॉली अल्फाबेटिक हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें उसको क्रिप्टा एनालिसिस करना ज़्यादा हार्डर हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यूज ए की टू सेलेक्ट विच अल्फाबेट इज यूज्ड फॉर ईच लेटर ऑफ मैसेज, तो कौन सा हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। एंड यूज ईच अल्फाबेट इन टर्न, रिपीट फ्रॉम स्टार्ट after end of the key is reached। तो इस तरीके से पॉली अल्फाबेटिक में हम जो मल्टीपल अल्फाबेट्स हैं उनको यूज करते हैं और हमारा A to Z तक जो है उनको यूज करते हैं। जब लास्ट उस तक पहुंच जाता है Z तक, देन दोबारा हम फिर A से उसको स्टार्ट करते हैं एंड इस तरीके से हमारा इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो होती रहती है। वेजिनियर साइफर था, एक टाइप हमने पढ़ी थी, उसमें यह है कि सिंपलेस्ट पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर, इफेक्टिवली मल्टीपल सीजर साइफर्स, की इज मल्टीपल लेटर लॉन्ग, k is equal to k1, k2 and kd, ith letter specifies ith alphabet to use, यूज ईच अल्फाबेट इन टर्न, तो हर अल्फाबेट को एक टर्न बाय टर्न यूज करता रहेगा विजिनियर साइफर में। रिपीट फ्रॉम स्टार्ट आफ्टर डी लेटर इन द मैसेज। डिक्रिप्शन सिंपली वर्क्स इन रिवर्स, तो हम डिक्रिप्शन करने के लिए इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। इसी तरीके से अदर क्लासिकल साइफर टेक्निक्स जिनको हमने देखा था, पॉली अल्फाबेटिक है, ट्रांसपोजिशन साइफर्स को देखा था, प्रोडक्ट साइफर एंड रोटर मशीन, एंड देन स्टिग्नोग्राफी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। कासिस्की मेथड क्या है? फॉर सम सेंचुरीज द वेजिनियर साइफर वाज अनब्रेकेबल साइफर। As a result of a challenge, it was broken by Charles Babbage, the inventor of the computer, in 1854। तो चार्ल्स बाबेज ने इसको ब्रेक किया। तो वेजिनियर साइफर जो है वैसे बहुत अरसा तक एक स्ट्रॉन्ग साइफर समझा जाता रहा, जिसको ब्रेक करना एक मुश्किल अनब्रेकेबल साइफर समझा जाता रहा। तो बट कीप सीक्रेट पॉसिबली बिकॉज ऑफ क्राइमियन वार, not the first time government have kept advances to themselves. The method was independently reinvented by a Frederick Kasaski, who published the attack now named after him in 1863। तो इस तरीके से जो विजिनियर साइफर था उसकी स्ट्रॉन्गनेस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यह है कि बाद में चार्ल्स बाबेज ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर इसको काफ़ी हद तक सीक्रेट रखा गया, एंड बाद में फिर इसको कासिस्की ने इसको थोड़ा सा इसको री इन्वेंट करके और बाकायदा तौर पे इसको पब्लिश किया, जो कि बाद में इसके नेम से, कासिस्की के नेम से 1863 में पब्लिश हो गया। However, lack of major advances meant that various polyalphabetic substitution cipher were used into 20C. One very famous incident was the breaking of the Zimmermann telegram in WW1, which resulted in the USA entering the war. If two identical sequences of plain text letters occur at a distance that is an integer multiple of the keyword length, they will generate identical ciphertext sequences. इसके बाद फिर हमने ट्रांसपोजिशन साइफर्स उसको पढ़ा था कि ट्रांसपोजिशन साइफर कंसीडर्स क्लासिकल ट्रांसपोजिशन एंड परमुटेशन साइफर, उन दोनों को कंसीडर करता है। दीज हाइड द मैसेज बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑर्डर, तो विदाउट अल्टरिंग द एक्चुअल लेटर यूज, कैन रिकॉग्नाइज दीज सिंस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है
बिकॉज इसमें सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जा रही होती है। रोटर मशीन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि बिफोर मॉडर्न साइफर रोटर मशीन वर मोस्ट कॉमनली कम्प्लेक्स साइफर इन यूज। तो सब्सटीट्यूशन साइफर या दूसरे नॉर्मल क्लासिकल साइफर है वो बनाए गए, काफ़ी अर्सा तक अनब्रेकेबल रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो उनको जो है ब्रेकअप कर दिया गया। तो फिर कम्प्लेक्स साइफर बनाने की तरफ जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो गई। रोटर मशीन जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट वो था जिसमें एक कम्प्लेक्स टाइप का वो बनाया गया, जिसको बाद में काफ़ी अरसे तक उसको यूज़ किया जाता रहा। तो वाइडली यूज इन WW2 इम्प्लीमेंटेड ए वेरी कम्प्लेक्स वैरिंग सब्सटीट्यूशन साइफर। तो इसमें जो है सब्सटीट्यूशन साइफर को इम्प्लीमेंट किया गया। यूज्ड ए सीरीज ऑफ सिलेंडर्स, जिसमें उसे सिलेंडर्स यूज किए गए, each giving one substitution with rotated and changed after each letter was encrypted। तो इस तरीके से उसके अंदर जो उसका फंक्शनैलिटी थी वो सिलेंडर्स की बेस के ऊपर था। विथ 3 सिलेंडर हैव टू 26 पावर 3 अल्फ़ाबेट्स। उसमें काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स और उनकी कंप्यूटेशन हो सकती थी। स्टेगनोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया कि इज एन अल्टरनेटिव टू इंक्रिप्शन विच हाइड्स द very existence of a message by some means. There are a large range of technique for doing this. Steganography has a number of drawbacks when compared to encryption. तो इसके बहुत सारे drawbacks भी हैं. It requires a lot of overhead to hide a relatively few bits of information. अगर small information को hide करना हो तो इसके लिए steganography जो है वो एक अच्छा solution नहीं है। Also, once the system is discovered, it becomes virtually worthless. Although a message can be first encrypted and then hidden using steganography. The advantage of this steganography is that it can be employed by parties who have something to lose. Should the fact of their secret communication, not necessarily the content, be discovered. अब हम बात करते हैं क्लासिकल जो साइफर्स के बाद फिर मॉडर्न साइफर बनना शुरू हो गए, जिसमें जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर काम करना हो गया कि ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो उसके ऊपर साइफर करना स्टार्ट हो गया। तो नाउ लुक एट मॉडर्न ब्लॉक साइफर, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, प्रोवाइड सीक्रेसी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, focus on disk encryption standard. We will see block cipher design principle. तो इसमें यह है कि हमने बहुत सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल को भी देखा था। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लॉक साइफर क्या है और स्ट्रीम साइफर, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो पहले के साइफर थे वो स्ट्रीम साइफर्स के ऊपर काम करते थे, फिर बाद में ब्लॉक साइफर्स के ऊपर काम शुरू हो गया। ब्लॉक साइफर प्रोसेसेस मैसेजेस इन ब्लॉक, तो उसमें ब्लॉक की फॉर्म में मैसेजेस प्रोसेस होते हैं, ईच ऑफ विच इज देन इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड। उनको फिर हम बाद में इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं। लाइक ए सब्सटीट्यूशन ऑन वेरी बिग कैरेक्टर, 64 बिट के ऊपर हम सब्सटीट्यूशन कर रहे होते हैं या इससे भी ज़्यादा। तो स्ट्रीम साइफर प्रोसेस मैसेज ए बिट और बाइट, उसमें एक बिट में या एक बाइट में मैसेज जो एक वक्त में इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट हो रहा होता है। तो मैनी करंट साइफर्स आर ब्लॉक साइफर। तो अब जो है जितने भी करंट साइफर्स हैं वो सारे ब्लॉक साइफर्स हैं, जिनको हम बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं एंड जिनकी ब्रॉडर रेंज में एप्लीकेशन भी एग्जिस्ट करती हैं। A block cipher is one in which a block of plain text is treated as a whole and used to produce a ciphertext block of equal length. Typically, a block size of 64 or 1 to 8 bit is used. तो normally हम इन दो साइज के ब्लॉक साइफर यूज कर रहे हैं। As with a stream cipher, the two users share a symmetric इंक्रिप्शन की। ब्लॉक साइफर के जो प्रिंसिपल्स क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। तो मोस्ट सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर्स आर बेस्ड ऑन फ्रीस्टाइल साइफर स्ट्रक्चर, उसके ऊपर बेस करते हैं। नीडेड सिंस मस्ट बी एबल टू डिक्रिप्ट साइफर टेक्स्ट टू रिकवर मैसेज एफिशिएंटली। ब्लॉक साइफर लुक लाइक एन एक्सट्रीमली लार्ज सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें
बहुत बड़ी सब्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में हो रही होती है, वुड नीड टेबल ऑफ 2 power 64 एंट्रीज फॉर ए 64-bit ब्लॉक। इंस्टेड क्रिएट फ्रॉम स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक, तो उसको हम स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक से भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एन आइडिया ऑफ प्रोडक्ट साइफर। जिस तरह प्रोडक्ट साइफर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इसको ब्लॉक साइफर कर सकते हैं। कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। द टर्म डिफ्यूजन एंड कन्फ्यूजन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लाउड शैनन to capture the 2 basic building blocks for any cryptographic system. Shannon's concern was to thwart cryptanalysis based on statistic analysis. So every block cipher involved a transformation of a block of plain text into block of cipher text. तो बेसिकली डिफ्यूजन में क्या है कि इट डेसिपेट्स स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन टेक्स्ट ओवर ए बल्क ऑफ साइफर, जबकि कंफ्यूजन क्या है कि मेक रिलेशनशिप बिटवीन साइफर टेक्स्ट एंड की एज कम्प्लेक्स एज पॉसिबल। तो वो उसके दरमियान रिलेशनशिप करता है और ये स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो उसका उसको डेसिपेट करता है। अब हम बात करते हैं फिएस्टल साइफर स्ट्रक्चर की। तो फिएस्टल साइफर स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये उसमें 16 राउंड के ऊपर जो है वो हम साइफर टेक्स्ट जो है वो कर रहे होते हैं, इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं, एंड फिर रिवर्स में जो है वो हम इसका डिक्रिप्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो हमने इसमें देखा था कि हमारी की 1 जो है 2, 3, 16 कीज इसमें यूज हो रही थी और हर स्टेप में हर राउंड में इस जो कीज हैं वो यूज होके तो इसमें हमें इंक्रिप्शन मिल रही होती है। तो रिवर्स में हम फिर साइफर टेक्स्ट यहाँ पे इनपुट के तौर पे मिलता है एंड हम 16 राउंड में रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं एंड हमारी जो कीज हैं वो भी रिवर्स ऑर्डर में होके हमें आउटपुट जो है वो प्लेन टेक्स्ट में मिल जाता है। तो ये बेसिकली फिएस्टल साइफर का स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी किया था और जो कि बाद में फिर इसी की बेस पे बाकी जो साइफर्स हैं वो भी बनना शुरू हो गए। तो फिएस्टल डिवाइस द फिएस्टल साइफर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्टेबल प्रोडक्ट साइफर। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट साइफर इसकी बेसिस थी। पार्टीशन इनपुट ब्लॉक इनटू 2 हाफ्स, तो इनपुट ब्लॉक को 2 हाफ्स में बेसिकली ये डिवाइड कर देता है। द प्रोसेस थ्रू मल्टीपल राउंड्स व्हिच परफॉर्म ए सब्स्टिट्यूशन ऑन द लेफ्ट डेटा हाफ एंड बेस्ड ऑन द राउंड फंक्शन ऑफ द राइट हाफ एंड सब की एंड देन परम्यूटेशन स्वैपिंग हाफ। तो इम्प्लीमेंट शैनन्स एसपी नेट कॉन्सेप्ट। फिएस्टल साइफर के जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि हम फिएस्टल साइफर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ब्लॉक साइज को देखते हैं कि क्या ब्लॉक साइज होना चाहिए, की साइज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ राउंड्स उसके कितने हैं, सब की जनरेशन एल्गोरिदम है, राउंड फंक्शन, फास्ट सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड ईज ऑफ एनालिसिस। तो जब हम फिएस्टल साइफर को डिज़ाइन करते हुए हम इन एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेस जो एक हमारा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। तो डेस को डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड उसको हमने देखा। डेस इंक्रिप्शन क्या होती है, इनिशियल परम्यूटेशन उसमें हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, डेस का राउंड स्ट्रक्चर हमने डिटेल से देखा था। तो सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस, एस डेस का की स्केड्यूल क्या है एंड डेस को एक एग्जांपल हम लेके चले थे एंड लास्ट पे हमने डेस के लिहाज से एवलांची जो इफेक्ट था उसको आपने देखा था कि डेस में एवलांची इफेक्ट क्या होता है। डेस इंक्रिप्शन का ओवरव्यू डायग्राम में हमने देखा था कि जी सबसे पहले इनिशियल परम्यूटेशन होती है एंड की जनरेट होती है राउंड 1 में 64 बिट की, यहाँ से जो कि परम्यूटेशन होने के बाद 56 की साइज जो है लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होता है एंड देन परम्यूटेशन चॉइस 2 के बाद 48 की जनरेट होती है एंड राउंड 1 का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसी तरह राउंड 2, राउंड 3 अप टू 16 राउंड ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है डेस के अंदर एंड फिर देन उसमें 32 बिट का स्वैप करने के बाद इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डेस के अंदर इंक्रिप्शन का प्रोसेस ओवरऑल इस तरीके से
हो रहा होता है. The overall scheme for DES encryption is illustrated in this figure, which takes as input 64-bit की input लेता है of data and the key. The left side shows the basic process for enciphering a 64-bit data block which consists of, तो left side में जो है 64-bit का data block है, तो जिसमें जो consist करता है an initial permutation, जिसमें initial permutation है IP which shuffles the 64-bit input block. तो 64-bit input block को shuffle करता है. An initial permutation and 16 round of a complex key dependent round function involving substitution and permutation. 16 round है जिसमें permutation and substitution involved है, and a final permutation being the inverse of इनिशियल परम्यूटेशन. तो इस तरीके से इसकी फाइनल परम्यूटेशन जो इनिशियल परम्यूटेशन की इनवर्स है वो परफॉर्म होती है. डेस इंक्रिप्शन ओवरव्यू में द राइट साइड शो द हैंडलिंग ऑफ 56 बिट की एंड कंसिस्ट ऑफ, तो लेफ्ट साइड पे हमारा 64 बिट का है, राइट साइड पे जो है 56 बिट की है, एंड इनिशियल परम्यूटेशन ऑफ द की PC1 विच सिलेक्ट 54 बिट आउट ऑफ 64 बिट इनपुट. तो उसमें हमने 64 इनपुट किया, तो उसमें से ये 56 को करता है इंटू 28 बिट हाफ्स. तो 16 स्टेजेस टू जनरेट 48 बिट सब कीज यूजिंग द लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट एंड ए परम्यूटेशन ऑफ 228 हाफ. तो उसमें जिस तरीके से हमने देखा था वहाँ पे लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट भी करता है एंड 48 बिट की सब की जनरेट कर देता है. डेस के बाद फिर हमने एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड AES को देखा था. तो AES का सिलेक्शन प्रोसेस हमने देखा, द डिटेल ऑफ AES साइफर उसको हमने स्टडी किया था. लुक एट द स्टेप्स इन ईच राउंड, 4 स्टेजेस आर डिस्कस. उसमें 4 स्टेजेस हैं AES के अंदर. सब्स्टिट्यूशन बाइट की, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स, ऐड राउंड की, एंड की एक्सपेंशन के हवाले से हमने उसमें देखा था कि ऑल दी टाइम जो है वो की नई जनरेट होती है और की एक्सपेंड होती रहती है, उसका साइज बढ़ता रहता है. एंड इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया था. तो AES साइफर को हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि AES साइफर रिंजन डेल का जो था उसमें बेसिकली इट इज डिजाइन बाय रिजमेन एंड डेमेन, बेल्जियम के जो ये 2 पर्सन्स थे, और has 128, 192 और 256 बिट कीज इनकी थी और 128 बिट डाटा यूज होता था. एन आइट्रेटिव रादर देन फिएस्टल साइफर. तो इसमें जो AES का जो मेन वो था उसमें ये था कि ये आइट्रेटिव वे से काम करता है. तो प्रोसेसेस डाटा एज ब्लॉक ऑफ 4 कॉलम्स एंड 4 बाइट्स. ऑपरेट्स ऑन आइदर डाटा ब्लॉक इन एवरी राउंड. तो हर राउंड पे वो डाटा ब्लॉक के ऊपर ऑपरेट करता है. डिजाइन टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट नॉन अटैक. तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जितने भी नॉन अटैक हैं, पोटेंशियल अटैक्स हैं, उनको ये रेजिस्ट करता है. स्पीड एंड कोड कॉम्पैक्टनेस ऑन मैनी CPUs. डिजाइन सिंप्लिसिटी. तो यह है कि इसका डिजाइन सिंपल है, स्पीड है इसके अंदर, कोड कॉम्पैक्टनेस है ऑन मैनी CPUs, बहुत से CPUs के ऊपर, एंड जितने भी नॉन अटैक्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा जो है वो साइफर है जो इसके लिए रेजिस्टेंट के तौर पे काम करता है. AES इंक्रिप्शन का हम प्रोसेस देखते हैं. हमने लास्ट टाइम इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि किस तरीके से AES इंक्रिप्शन होती है. तो AES का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि द इनपुट टू AES encryption and decryption algorithm is a single 1 to 8 bit block है and depicted in the standard FIPS PUB 197 square matrix of bytes की सूरत में इसमें वो हो रहा होता है काम. The block is copied into a state array which is modified at each stage of encryption or decryption. तो इस तरीके से हमने AES का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल के साथ हमने देखा था कि किस तरीके से एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड काम करता है. AES स्ट्रक्चर. देन आफ्टर AES स्ट्रक्चर हमने जिसमें देखा कि बहुत सारे स्टेप्स हैं. फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो
4 ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जैसे सब बाइट है, शिफ्ट रो है, मिक्स कॉलम, ऐड, राउंड की। तो इसमें AES स्ट्रक्चर की सारी डिटेल्स जो है वो हमने डिटेल के साथ उसको देखा था। कमेंट्स कुछ जो AES के हवाले से उसको हम देख लेते हैं कि जी बेसिकली इट इज़ आइटरेटिव रादर दैन फिएस्टल साइफर की एक्सपेंडेड इनटू एरे ऑफ 32 बिट वर्ड्स, 4 वर्ड फ्रॉम round key in each round. 4 different stages are used as shown. Has a simple structure, only add round key uses key. और इसी तरीके से add round key a form of Vernom cipher के तौर पे जिस तरह काम करती है, इस तरह ये भी उसी तरीके से करती है। Each stage is easily reversible. Decryption uses key in reverse order. Decryption does recover plain text, उसको recover भी कर सकती है। And final round has only 3 stages. 4 stages जो है AES की वो हमने डिस्कस की थी। बाद में फिर हमने नंबर थ्योरी जो है वो इंक्रिप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है, उसके लिहाज से देखा था कि नंबर थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, डिविजिबिलिटी या GCD का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक विद इंटीजर्स उनको देखा था, यूक्लिड एल्गोरिथम GCD और उसके इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ग्रुप नंबर थ्योरी के अंदर क्या उसका कॉन्सेप्ट है उसको देखा, रिंग, फील्ड, फाइनाइट फील्ड एंड पॉलिनोमियल अरिथमेटिक इन जनरल एंड इन GF2n। मल्टीपल इंक्रिप्शन एंड डेस हमारा टॉपिक था, उसमें हमने देखा कि गिवन द पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी ऑफ डेस टू ए ब्रूट फोर्स अटैक, there has been considerable interest in finding an alternative. One approach is to design a completely new algorithm of which AES is prime example. तो हमने फिर AES को डिज़ाइन किया। Another alternative which would preserve the existing investment in software and equipment to use multiple encryption with DES and multiple keys. तो एक तो ये है कि हम जो डेस के वीकनेसेस या ड्रॉबैक्स हैं उस लिहाज से हमने AES तो बना लिया। फिर उसके बाद हमने एक और ऑप्शन भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो है कि हम डेस के मल्टीपल जो है वो कीज़ यूज़ करके उसकी मल्टीपल वे से उसको यूज़ करें। तो वाइडली एक्सेप्टेड डेस 3 डेस अप्रोच इज़ एग्जामिन्ड, तो हमने उसमें 3 डेस अप्रोच जो है उसको जो है वो उसको स्टडी किया था कि किस तरीके से 3 डेस अप्रोच जो है वो सक्सेसफुल रहा। क्लियर ए रिप्लेसमेंट फॉर डेस वाज नीडेड। AES a new cipher alternative. Prior to this alternative was to use multiple encryption with DES implementation. Triple DES is the chosen form. Why not double DES? हम ट्रिपल डैश की बात कर रहे हैं कि ट्रिपल डैश हम यूज करें, डबल डैश क्यों नहीं? तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंक्रिप्शन हैज 2 इंक्रिप्शन स्टेजेस एंड 2 की। डबल डैश उसमें 2 स्टेजेस हैं, 2 कीज हैं। हैव कंसर्न दैट देयर माइट बी ए सिंगल की दैट इज इक्विवेलेंट टू यूजिंग 2 कीज एज अबव। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें ये सिंगल की जो है वो जो 2 की के इक्विवेलेंट हो, और नॉट लाइकली बट ओनली फाइनली प्रूव्ड एज इम्पॉसिबल इन 1992। तो इस वजह से इसको फिर 1992 में डबल डैश का कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लॉप हो गया। मोर सीरियसली हैव टू मीट इन मिडल अटैक फर्स्ट डिस्क्राइब इन डेफी 1977। तो उसमें मीट इन द मिडल अटैक जो है वो इसमें जो है डेवलप हुआ, डिस्क्राइब हुआ। तो इस वजह से डबल डैश जो है वो सक्सेसफुल अप्रोच नहीं थी। It is a known plain text attack, have no known pair PC, attempts to find a trial and error a value of x in the middle of a double dash encryption of the pair। तो वहाँ पे जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना इजी था, और चांसेस ऑफ this are much better at order of 2 power 56 than exhaustive search of order of 2 power 112. AES basically a new cipher alternative could use 2 dash encrypt on each block. Concern at time of reduction to single stage meet in the middle attack. तो
डबल डैश में बेसिकली ये प्रॉब्लम थी कि वो उसको किसी तरीके से भी मिडल में अटैक करके उसकी की को फाइंड किया जा सकता था, जो कि एक अच्छा जो है साइफर नहीं हो सकता था। तो फिर ट्रिपल डैश का कॉन्सेप्ट आया कि विद टू कीज। तो ट्रिपल डैश विद टू की इज ए पॉपुलर अल्टरनेटिव टू सिंगल डैश। तो सिंगल डैश का अल्टरनेटिव फिर डबल डैश के बजाय ट्रिपल डैश जो वो रहा टू की, बट सफर्स फ्रॉम बीइंग 3 times slower to run. The use of encryption and decryption stages are equivalent, but the chosen structure allows the compatibility with single dash implementation. फिर ट्रिपल डैश विद 2 कीज को हमने डिटेल से देखा कि किस तरीके से ये काम करती है और क्या इसका प्रोसेस है। ट्रिपल डैश विद 3 की उसको हमने देखा कि 3 कीज के साथ उसकी क्या जो है वो फंक्शनैलिटी हो सकती है। देन हमने मोड ऑफ ऑपरेशंस को डिस्कस किया कि डैश और एनी ब्लॉक साइफर फॉर्म्स ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक with encryption, decrypt a fixed size block of data. However, to use these in practice, we usually need to handle arbitrary amount of data, which may be available in advance, in which case block mode is appropriate. तो फिर हमने mode of operations को देखा कि may only be available a bit byte at a time, in which case a stream mode is used. To apply a block cipher in a variety of application, 5 mode of operation have been defined. 5 mode of operation जिनको हमने discuss किया था. In essence, a mode of operation is a technique for enhancing the effect of cryptographic algorithm or adapting the algorithm for an application, such as applying a block cipher to a sequence of data block or data stream. तो 5 मोड्स को हमने डिस्कस किया था। 5 मोड्स जो हैं वो इसमें ECB था, CBC था, CFB था, OFB था, CTR, XDS, AES, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। देन रैंडम नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था जी। रैंडम नंबर्स क्या होते हैं कि रैंडम नंबर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज ऑफ इंक्रिप्शन फॉर वेरियस नेटवर्क सिक्योरिटी एप्लीकेशन। आफ्टर रैंडम नंबर हमने फिर इसमें जो है वो रैंडम नंबर के कॉन्सेप्ट के बाद फिर हमने सूडो रैंडम नंबर जनरेशन के हवाले से देखा था कि सूडो रैंडम नंबर किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ऑफन यूज डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम टेक्निक टू क्रिएट रैंडम नंबर। तो ऑल दो आर नॉट ट्रूली रैंडम कैन पास मैनी टेस्ट ऑफ रैंडमनेस known as pseudo random number, तो created by pseudo number random number generator, PRNGs उसके लिए बनाए जाते हैं जो pseudo random number generate करते हैं। तो a true random number generator contrast with two form of pseudo random number generator। फिर इसके बाद हमने pseudo random number के हवाले से डिटेल से बात की। फिर pseudo random फंक्शन जो है वो सूडो रैंडम नंबर जनरेट करता है। स्ट्रीम साइफर्स के हवाले से हमने बात की कि स्ट्रीम साइफर्स एंड सूडो रैंडम नंबर जनरेशन में हमने ट्रू रैंडम नंबर्स को भी डिस्कस किया, सूडो रैंडम नंबर्स को, स्ट्रीम साइफर एंड उसमें RC4 को डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के हवाले से हमने बात की कि द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज द ग्रेटेस्ट, परहैप्स ओनली ट्रू रेवोल्यूशन इज द इंटायर हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो पहले जो क्रिप्टोग्राफी थी उसमें प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी अरसे तक जब पब्लिक की का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उसको यूज़ किया जाता रहा। तो कैन बी क्लास्ड एज प्राइवेट सीक्रेट सिंगल की, हम उसे कह सकते हैं उसमें सिंगल की भी यूज़ हो सकती थी या प्राइवेट की के तौर पे, या एक सीक्रेट की है जो दोनों शेयर कर सकते थे। तो प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट के बाद जो हमारी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में यूज़ होती थी तो फिर पब्लिक की का कॉन्सेप्ट आ गया। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है कि उसमें हमारे पास 2 कीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं, एक पब्लिक की है और दूसरी प्राइवेट की है।
तो एसिमेट्रिक अगर जहाँ पे हमने इंक्रिप्शन करनी हो, यहाँ पे दोनों पार्टीज डिफरेंट पार्टीज हैं और दोनों जो है वो एक कॉमन की को शेयर नहीं कर रही और पार्टीज इक्वल नहीं है, तो हम उसमें एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन कर सकते हैं, जो कि पब्लिक की के कॉन्सेप्ट में आती है। तो उसमें हमारे पास दो कीज होती हैं, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। यूजेस क्लेवर एप्लीकेशन ऑफ नंबर थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट टू फंक्शन कंप्लीटनेस रादर देन रिप्लेस प्राइवेट की क्रिप्टो। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हमने डिटेल के साथ देखा था कि किस तरीके से ये इसमें काम होता है, और इसमें फिर हमने देखा था कि द यूज ऑफ टू की हैज़ प्रोफाउंड कंसिक्वेंस इन द एरिया ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये दोनों जो है वो एरिया ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसमें जो दो एस्पेक्ट आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से, एक की डिस्ट्रीब्यूशन का एंड दूसरा ऑथेंटिकेशन का। देन इसके बाद फिर हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बाद ये है कि वाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, कि हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्यों करें। तो डेवलप टू एड्रेस टू की इश्यूज, उसमें दो की इश्यूज को बेसिकली वो हैंडल कर सकती है। एक है की डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू हैव सिक्योर कम्युनिकेशन इन जनरल विदाउट हैविंग टू ट्रस्ट ए KDC विद योर की। तो एक तो यह है कि इन जनरल किस तरीके से वो की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। एंड सेकंड डिजिटल सिग्नेचर के हैव हाउ टू वेरीफाई ए मैसेज कम इंटैक्ट फ्रॉम द क्लेम सेंडर। तो डिजिटल सिग्नेचर के हवाले से भी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हेल्प करती है कि किस तरीके से हम ये वैलिडेट करें कि जी ये एक वैलिड यूजर से ये मैसेज आया है। तो पब्लिक इन्वेंशन ड्यू टू व्हाइटफील्ड डैफी एंड मार्टिन हेलमन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1976। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बाद फिर हमने इसको डिटेल के साथ देखा कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास एक मैसेज पब्लिक की which may be known by anybody and can use encrypt message and verify signature, and a related private key known as known only to the recipient। तो उसमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारा जो पब्लिक की है वो सबको नोन होती है, ठीक है, एंड जो प्राइवेट की है इज नोन ओनली टू द रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट है सिर्फ उसको उस की के बारे में इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको सिर्फ जिसके पास वो की है उसी को वो डिक्रिप्ट करके जो प्लेन टेक्स्ट है उसको गेट कर सकता है। तो यूज टू डिक्रिप्ट मैसेज एंड साइन आर क्रिएट सिग्नेचर। तो इस तरीके से उसके साइन या सिग्नेचर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इनफिजिबल टू डिटरमिन प्राइवेट की फ्रॉम पब्लिक की। तो हम पब्लिक की जो है वो सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन प्राइवेट की जो है वो जो है हम इस तरीके से नहीं है कर सकते कि हम प्राइवेट की को डिटरमिन करने के लिए पब्लिक की को यूज़ करते हुए हम प्राइवेट की गेट कर ले। दोनों के जो है वो आपस में डिफरेंट कीज़ हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की आपस में उनका किसी जगह पे कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसी अप्रोचेस हैं जहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई को रिलेशन नहीं है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के हवाले से हम ये देख सकते हैं कि हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इसमें इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ये पब्लिक की जो है वो एलएस एक कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो उसने हर जो रिसीवर है उसकी एक की रखी हुई है जिसे वो पब्लिकली सेंड कर सकता है। तो इसको जब वो इस की के थ्रू मैसेज जो है वो इनक्रिप्ट करके सेंड करेगा, तो रिसीवर के पास जो है वो फॉर एग्जांपल एलएस है तो उसके पास एक प्राइवेट की होगी, उस प्राइवेट की से इसे ओपन करके वो मैसेज को प्लेन टेक्स्ट या मैसेज को गेट कर लेगा। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो प्रीवियस फिगर में हमने देखा शोज दैट ए पब्लिक की इंक्रिप्शन स्कीम हैज 6 इंग्रेडिएंट्स। तो पब्लिक की ग्राफी में 6 इंग्रेडिएंट कौन से हैं? एक प्लेन टेक्स्ट है, द रीडेबल मैसेज डाटा फेड इनटू द एल्गोरिथम एज इनपुट। प्लेन टेक्स्ट जो है वो इनपुट के तौर पे यूज होगा। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम परफॉर्म्स वेरियस ट्रांसमिशन ऑन द प्लेन टेक्स्ट। तो उसके अंदर मुख्तलिफ वो ट्रांसफॉर्मेशंस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता है। पब्लिक एंड प्राइवेट कीज
a pair of keys selected so that if one is used for encryption the other is used for decryption। तो इसमें यह है कि हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, दो कीज होंगी और उसमें एक जो है वो पेयर ऑफ कीज सेलेक्टेड सो दैट इफ वन इज यूज फॉर इंक्रिप्शन, उसमें एक जो है इंक्रिप्शन के लिए यूज होगी और दूसरी डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी। द एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन performed by the algorithm depend on the public and private key that is provided as input। तो जो इसमें जो एग्जैक्ट इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है परफॉर्म्ड बाय द एल्गोरिथम वो डिपेंड करेगी पब्लिक और प्राइवेट की के ऊपर। फिर साइफर टेक्स्ट को हमने देखा था द स्क्रैम्बल्ड मैसेज प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट। तो जब उसके ऊपर हम इंक्रिप्शन अप्लाई कर देंगे तो जो मैसेज हमें कोडेड मैसेज मिलेगा वो साइफर टेक्स्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेन टेक्स्ट एंड द की। तो साइफर टेक्स्ट कैसा बनेगा, जो बेसिकली ये डिपेंड करेगा प्लेन टेक्स्ट के ऊपर और की के ऊपर। फॉर ए गिवन मैसेज टू डिफरेंट कीज विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट साइफर टेक्स्ट। तो अगर हम डिफरेंट कीज देंगे तो उसका डेफिनेटली साइफर टेक्स्ट भी डिफरेंट बनेगा। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम एक और जो एलिमेंट है एक्सेप्ट्स दी साइफर टेक्स्ट एंड मैचिंग कीज। तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा एंड प्रोड्यूसेस दी ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। और एंड पे हम जब उसको डिक्रिप्ट करते हैं तो एंड पे हम उसका मैचिंग की गेट कर लेंगे एंड प्रोड्यूस दी ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। तो हम ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट एंड पे गेट कर लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग एनालॉजी यूजिंग padlocked boxes। Traditional scheme involve the sender putting a message in a box and locking it। तो ट्रेडिशनली कोई भी मैसेज सेंड करना हो तो वो जस्ट उस बॉक्स को लॉक करके उसको सेंड कर देगा, सेंडिंग दैट टू द रिसीवर, रिसीवर को सेंड कर देगा एंड सम हाउ सिक्योरली आल्सो सेंडिंग देम द की टू अनलॉक द बॉक्स। तो उसके साथ वो की को भी सेंड कर देगा सो दैट उसको वो अनलॉक कर ले। तो द रेडिकल एडवांस इन पब्लिक की स्कीम वाज टू टर्न दिस अराउंड। तो इस तरीके से पब्लिक की के कॉन्सेप्ट में भी यही चीज आ रही है कि द रिसीवर सेंड्स ए अनलॉक्ड बॉक्स देयर पब्लिक की टू द सेंडर। तो वो जो अनलॉक बॉक्स है उसको वो सेंड करता है और उसके साथ पब्लिक की को सेंड करता है, हु पुट्स द मैसेज इनटू द बॉक्स एंड लॉक इट। और इस तरीके से वो मैसेज बॉक्स में और उसको बॉक्स में डालता है एंड उसको लॉक कर देता है। तो इजी एंड हैविंग लॉक्ड इट कैन नॉट गेट ए मैसेज एंड सेंड द लॉक्ड बॉक्स टू द रिसीवर। तो वो उसको मैसेज को लॉक करके बॉक्स को रिसीवर के पास सेंड कर देता है। हु अनलॉक इट आल्सो इजी, जो उसको अनलॉक भी कह सकता है, ये इजी है हैविंग द प्राइवेट की। तो प्राइवेट की के थ्रू, तो पब्लिक की के थ्रू उसने उसको लॉक किया, उस बॉक्स को सेंड किया और जो रिसीविंग एंड पे है उसके पास प्राइवेट की है, उससे वो अनलॉक करके मैसेज को गेट कर लेगा। तो इस तरह ट्रेडिशनली जो हम कॉन्सेप्ट को देख के तो हम देख सकते हैं कि जी जो पब्लिक की के कॉन्सेप्ट में भी यही जो है वो स्कीम अप्लाई हो रही है। एन अटैकर वुड हैव टू पिक द लॉक ऑन द बॉक्स। तो अटैकर जो है वो उसके उस लॉक को ओपन नहीं कर सकता, जो कि मुश्किल हार्ड टास्क है। फिर इसके बाद सिमेट्रिक और पब्लिक की के जो है वो डिफरेंसेस वगैरह उसके हवाले से हमने बात की कि कन्वेंशनल इंक्रिप्शन में क्या हो रहा है और पब्लिक की इंक्रिप्शन में क्या हो रहा है। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन में हमारे पास जो है वो क्या क्या करना पड़ता है, नीड टू वर्क रिगार्डिंग कन्वेंशनल इंक्रिप्शन, एंड पब्लिक की में हमें क्या करना पड़ता है एंड नीडेड फॉर सिक्योरिटी। क्यों सिक्योरिटी के हवाले से इसमें की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट है, बट अगर हम पब्लिक की में है कि वन ऑफ द टू की मस्ट बी कीप सीक्रेट। तो इसमें हमारे पास दो की है, जहाँ पे हम कन्वेंशनल इंक्रिप्शन कहते हैं या सिमेट्रिक, तो उसमें हमारे पास की दोनों एक ही की है। अगर वो किसी अटैकर को मिल जाती है तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन पब्लिक की में थोड़ा सिक्योरिटी ये है कि हम एक की से उसको इनक्रिप्ट करते हैं, लेकिन पब्लिक की से फॉर एग्जांपल उसको इनक्रिप्ट करते हैं तो प्राइवेट की जो है वो दूसरे एंड पे जो है वो उस रिसीवर के पास है। तो अगर पब्लिक की किसी को अगर पता भी चल जाती है तो प्राइवेट की
जो है वो सिर्फ रिसीवर एंड के ऊपर है, वो उससे उसको अनलॉक कर सकता है। पब्लिक की से प्राइवेट की को भी गेट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह हमने जो है सिमेट्रिक और पब्लिक की का डिफरेंस भी देखा डिटेल के साथ। इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो है हमने जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने जस्ट रिवाइज किया। उनकी डिटेल्स हमने सारे लेक्चर्स में देखी थी, बट आज के लेक्चर में हमने उनको क्विक रिव्यू किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 16 से लेकर लेक्चर नंबर 30 तक रिवीजन करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।